तो इसमें देखें कि द मेन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर इसकी मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब। क्योंकि जब आप हम बोलते हैं कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इसका मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब। इसकी मेन मेमोरी जो थी वो मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप्स थे। जो आज हमारी मेन मेमोरी हमारे रोम और रैम है, उसके अंदर तब ये यूज होता था मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप्स। और इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती थी वो मशीन लैंग्वेज चलता था। मशीन लैंग्वेज, उसके बाद इसकी पावर जो है वो कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। जब इसकी पावर इसको ऑन करते थे तब ये कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता था इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता था। अब इसकी स्पीड होती थी, स्पीड एंड साइज जो था, इसकी स्पीड बहुत स्लो था एंड वेरी लार्ज इन साइज ऑफ्टन टेकिंग अप एंटायर रूम। मतलब इसकी जो स्पीड, कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड कुछ भी नहीं था। और लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो इतना बड़ा था जितना रूम रूम होता है, इतना कंप्यूटर बड़ा होता था। अब इसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या थे? इसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे पंच कार्ड एंड पेपर टेप। और इसके एग्जाम्पल थे इनैक, यूनिवेक, IBM 5650, IBM 701 ETC। ये देखें एग्जाम्पल्स इसके। ये इनैक जो था, ये एक ऐसा समझे कि यूनिवेक जो लैंग्वेजेस थे। और उसके बाद फिर ये कौन से कंट्री से और फिर इसकी किस जगह से ये इजाद हुआ, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी। उसके बाद फिर ये IBM 650 वाला ने इनमें काम किया, कुछ कंपोनेंट उन्होंने लगाए। IBM 701 की कुछ कंपोनेंट्स थे, उन्होंने वो लगाए। और इसकी क्वांटिटी क्या थी? देयर वर अबाउट 100 डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर प्रोड्यूस बिटवीन 1942 टू 1963। इसके अंदर इतने वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर्स के अंदर प्रोड्यूस करता था 1942 से 1963 के अंदर। और उसके बाद फिर सेकंड जनरेशन। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं कि जो भी क्वेश्चन है आप वो नोट करें, और जब क्लास खत्म होगी तो लास्ट में मैं क्वेश्चंस का एक मौका देता हूँ, वहां तक पूछिएगा। ठीक है, बीच में सवाल ना करें बोला। और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इसमें क्या होता था कि इसका जो मेन कंपोनेंट था वो ट्रांजिस्टर्स था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था। अब इसकी मेमोरी जो थी वो मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप था। मैग्नेटिक टेप की जगह मीन्स पहले होता था CPU के अंदर फ्लॉपी डिस्क, इस वजह से इसे ही कोई इसके अंदर भी एक टेप था जिसमें वो चीज़ों को स्टोर करता था। अब तब उसकी 1 MB, 2 MB या 3 MB या 5 MB तक उसकी जो है, या 10 MB तक उसकी डेटा स्टोरेज करते थे। सो मेमोरी इसकी इतनी थी। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज हुआ। पावर एंड साइज में ये था कि लो पावर कंज्यूम। फिर सेकंड जनरेशन में जाहिर सी बात है, आप जब वैक्यूम ट्यूब खत्म हो गए तो उसके अंदर फिर आपकी जब सेकंड जनरेशन आई तो वो थोड़ी एडवांसमेंट आ गई। और उसके अंदर फिर जो पावर, लो पावर कंज्यूमेशन था, जनरेटेड लेस हीट था। जाहिर सी बात है, फर्स्ट जनरेशन में इतना बड़ा हीट एब्जॉर्ब करना और इतना बड़ा कंप्यूटर, उसके बाद फिर वो छोटा होता गया। उसके अंदर इन्होंने ट्रांजिस्टर्स यूज किए तो फिर उसमें लाइट की जो कंज्यूमेशन है, कंजप्शन है, वो उन्होंने कम हो गई। और एंड सिमिलर इन साइज कंपेरिजन विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थोड़ा सा ये कंप्यूटर जो है सेकेंड जनरेशन का वो छोटा हो गया। स्पीड इसकी थोड़ी सी उन्होंने इम्प्रूव की। रिलायबिलिटी इन कंपेरिजन विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और पहले जनरेशन कंप्यूटर से इस जनरेशन कंप्यूटर की थोड़ी स्पीड बढ़ाई उन्होंने। फिर इसकी इनपुट आउटपुट डिवाइस थे पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप, मोस्टली सेम जो इसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे। अब इसके एग्जांपल्स थे। फिर IBM ने इनके अंदर और थोड़ी सी चीज़ें एडवांस लेके आए। IBM, ये मॉडल थे IBM 1401, ये एक इनके अंदर मॉडल थे। IBM 7090 एंड 9 एंड 7094 यूनिवेक 1107 ETC, ये इसके इनके अंदर मॉडल्स थे। और थर्ड जनरेशन में फिर इनसे सेकंड जनरेशन की जो चीज़ें थी वो चेंज हो गई। और थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे पास फिर ये डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया। और उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट इसका था वो था इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसकी मेमोरी थी लार्ज मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप और डिस्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर थर्ड लेवल, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर फिर फोर्ट्रान, बेसिक, पास्कल, कोबोल, सी।
सी जो है, सी लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेज आ गए, और उसके अंदर फिर इन लैंग्वेजेस के अंदर फिर काम करना शुरू किया इन लोगों ने, और फिर इससे चीज़ें और भी डेवलप होती गई। और साइज में ये था कि ये साइज में थोड़ा स्मॉलर था, मोर एफिशिएंट देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, दे वर कॉल्ड मिनी कंप्यूटर्स। और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें आ गई, और स्पीड जो था इसकी इम्प्रूव हुई। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था उससे ज़्यादा थोड़ी इसकी स्पीड इम्प्रूव हुआ। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में इसके अंदर फिर देखें, मैग्नेटिक टेप रहा, उसके बाद कीबोर्ड आया, मॉनिटर आया, प्रिंटर भी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में प्रिंटर का कॉन्सेप्ट आया, कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट भी थर्ड जनरेशन में आया, और प्रिंटर का मॉनिटर का कॉन्सेप्ट भी थर्ड जनरेशन में आया। तो ये, और फिर उसके मॉडल्स जो हैं वो IBM 360, IBM 370, PDP-11, यूनिवेक यूनिवेक, ये चलता रहा थर्ड जनरेशन तक। उसके बाद हम फोर्थ जनरेशन में आते हैं। अब फोर्थ जनरेशन के अंदर जो मेन कंपोनेंट इसका था वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये जो आपको नजर आ रही है इमेज। और VLSI क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जो थे वो अलग से थर्ड जनरेशन में लगे हुए थे, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जब VLSI बनाया इन्होंने, तो ऐसे थाउजेंड्स ट्रांजिस्टर्स एक ही माइक्रोचिप में लगे हुए थे। जिसमें अब देखें, जब थर्ड ट्रांजिस्टर्स जो था वो एक ट्रांजिस्टर्स लगाने के बाद, या कुछ ट्रांजिस्टर्स लगाने के बाद जो है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगाने के बाद उसकी जाहिर सी बात है मशीन की स्पीड और ये सारी चीज़ें एडवांस हो जाती हैं। लेकिन एक ही चिप उन्होंने बना के उसके अंदर ये सारे ट्रांजिस्टर्स लगाए। इसकी मेमोरी जी थी वो सेमीकंडक्टर मेमोरी, सच एज रैम रोम, जो जिसका कॉन्सेप्ट आया वो फोर्थ जनरेशन में आया। और रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज मेमोरी एलिमेंट यूज इन कंप्यूटर दैट टेम्परेरी स्टोर ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा। इसको हम वॉलेटाइल भी कहते हैं। और ये जो है, मैंने कल भी कॉन्सेप्ट बताया था कि जब तक आपका कंप्यूटर का सिस्टम ऑन है तब तक ये जो है आपकी चीज़ों को होल्ड करके रैम अपने पास रखता है। अगर आप परमानेंट मेमोरी में सेव नहीं करते इस चीज़ को, कोई भी डेटा को, तब तक ये सारी चीज़ें टेम्परेरी आपको फाइल सेव करके रखता है जब तक आपके कंप्यूटर में पावर है। जब ये पावर ऑफ हो जाता है कंप्यूटर का, अचानक से बिजली चली जाती है आपके डेस्कटॉप में, आपने चीज़ें सेव नहीं की हुई होती हैं, तो फिर वो जो टेम्परेरी होल्ड करके रखा हुआ था रैम ने, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो चीज़ें लॉस हो जाती हैं आपकी। और उसके बाद रोम है, रोम रीड ओनली मेमोरी, a type of data storage used in computer that permanently store data and programs। इसको हम नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। Its contents are retained even when the computer is turned off। चाहे भले कंप्यूटर आपका अचानक से बंद हो गया, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप अपने पास, वो कभी भी डिलीट नहीं होता। एक दफ़ा वो प्रोग्राम वो इसमें इन हो जाता है रोम के अंदर, तो फिर वो डिलीट नहीं होता, चाहे फिर ये आपका कंप्यूटर खत्म हो जाए। हाँ, उसके बाद देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज आए, पाइथन आया, सी आया, जावा आया, जावा स्क्रिप्ट आए, रस्ट आई, कोटलिन, ये कुछ प्रोग्राम इसके अंदर आए फोर्थ जनरेशन के अंदर। और अ मिक्स ऑफ बोथ थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन के कुछ लैंग्वेजेस और फोर्थ जनरेशन के भी कुछ लैंग्वेजेस जो फोर्थ जनरेशन में आए। थर्ड के कुछ लैंग्वेजेस थे जो थर्ड जनरेशन में यूज हुए, वो फोर्थ जनरेशन में भी हुए। साइज देखें उससे भी कम होता गया, आपकी चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। स्पीड में इसकी बड़ी इम्प्रूवमेंट आई, एक्यूरेसी आई, रिलायबिलिटी आई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके फोर्थ जनरेशन में आए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास कीबोर्ड आया, पॉइंटिंग डिवाइसेस आई, ऑप्टिकल स्कैनिंग जो है मशीन आया, स्कैनिंग भी फोर्थ जनरेशन के अंदर आया, थर्ड जनरेशन तक नहीं था। और मॉनिटर, प्रिंटर भी पहले से आया हुआ था। अब उसके बाद फिर नेटवर्क भी आया, ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक टुगेदर। फिर नेटवर्क भी आपकी फोर्थ जनरेशन के बाद, थर्ड जनरेशन में भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन फोर्थ जनरेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हुई। और उसके बाद एग्जांपल जो है IBM PC है, Star 1000, Apple II, एप्पल मैकिंटोश, ETC, ये मॉडल्स जो हैं उसके बाद फोर्थ जनरेशन में ये कंप्यूटर्स के मॉडल्स आए। अब फिफ्थ जनरेशन जिसके अंदर, फिफ्थ जनरेशन जिसके अंदर हम चल रहे हैं, इसके अंदर जो इसका मेन इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट है वो है बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूजेस द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी एंड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड। ये एक उसके अंदर लगा हुआ होता है।
जिसको हम ULSI कहते हैं। ये भी एक चिप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जो थिंक भी करता है, लर्न भी करता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज अगर हमारे कंप्यूटर हमारे मोबाइल हैं, मोबाइल भी एडवांस मोबाइल हैं, उसके अंदर उन्होंने 5th जनरेशन की एक AI बेस्ड चिप लगाई हुई है, तभी आज हमारे कंप्यूटर्स, हमारे मोबाइल्स और हमारी चीज़ों को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर 3rd जनरेशन कंप्यूटर में ये चीज़ अपडेट भी करें, विंडो अपडेट भी करें, या कोई भी 4th जनरेशन में करें, कुछ ऐसे पुराने मॉडल्स जो हैं उसके अंदर AI नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर AI का ULSI नहीं लगा हुआ टेक्नोलॉजी। सो इस वजह से जितनी एडवांस चीज़ होगी, जैसे जैसे आज हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 3 साल से पहले टच मोबाइल लिया था तो हमारे उस मोबाइल में मे बी 5th जनरेशन ना चले, 5G ना चले, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी 4th जनरेशन वाली थी, जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहा है 4th जनरेशन तक, 4G तक, 5G नहीं चल रही थी। तो इसके अंदर ULSI है क्या, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। वो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे एक ही चिप के अंदर, और इसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं एक ही सिंगल चिप में। use two or more microprocessor to run tasks simultaneously। लैंग्वेज इसमें ये है कि ये अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज को ये अंडरस्टैंड करता है। पावर इसकी कंज्यूम लेस पावर एंड जनरेट लेस हीट। स्पीड जो है इसकी रिमार्केबल है, बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर एक्यूरेसी है, इसके अंदर रिलायबिलिटीज है। सो ये जो थी आज के दौर में, ये पोर्टेबल साइज के, स्मॉल साइज के और यूज स्टोरेज कैपेसिटी हमारे देखें, मोबाइल फ़ोन ले लें आप, उसके अंदर यूज जो है स्टोरेज कैपेसिटी है, वो बहुत स्मॉल साइज में पोर्टेबल साइज है, जो जहाँ भी हम लेके जाएं इसको कोई मसला नहीं है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में देखें, हमारे पास कीबोर्ड भी रहा, मॉनिटर भी रहा, माउस भी रहा, ट्रैक पैड है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, पेन है, स्पीच है, जो रिकग्नाइज होता है, स्पीच रिकग्नाइज भी हमारे जो हम बोलते हैं वो चीज़ खुल के आता है। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास आ गए। लाइट स्कैनर है, प्रिंटर है, तो इसके अंदर हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत इम्प्रूव हुए बनस्पत जो पहले 4 जनरेशन थे। एग्जाम्पल इसके थे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है। तो ये मॉडल्स आज हमारे पास हैं। द कंप्यूटर दिस अमेजिंग टेक्नोलॉजी वेंट फ्रॉम गवर्नमेंट बिजनेस ओनली। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे अंदर, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग एवरीवेयर, फ्रॉम पीपल होम्स वर्क प्लेस टू पीपल पॉकेट्स इन लेस देन 100 years। सो ये थोड़ा सा कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में ओवरव्यू था, जो आज हमने पढ़ा। सबको आवाज़ सही आई, और सबने आज माशाल्लाह से गौर से सुना। क्लास किसी ने बात नहीं की बीच में, और ये अच्छा रहा। जी मैंने रिकॉर्डिंग रखी तो है, मैं थोड़ा सा लेट रखी है, लेकिन रखी है। जी ये थोड़े से ईयर्स आगे पीछे आपके बहुत सारे वेबसाइट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे कि कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, लेकिन इसकी ये है कि 1st जनरेशन जो है वो 1940 से स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा बहुत जो है वो फर्क होता है। बाकी सेम यही जनरेशन्स की जो ईयर हैं वो अलग अलग से लोग बताते हैं, लेकिन ये है कि 1940 से ये स्टार्ट हुए, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रही। नहीं, सुपर कंप्यूटर तो हमारे पास 4th जनरेशन के बाद ये सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ही आए हैं। स्लाइड नंबर 31। जी मैं करता हूँ जागृति में।
जी वो थोड़ी सी आई थिंक उसको आपने रोशनी नहीं हो रही है आपके मोबाइल में, तो आपके पास मीडिया प्लेयर्स जो हैं वो सही नहीं होगा, इस वजह से होगा। या आपका जो मोबाइल है वो थोड़ा पुराना भी हो सकता है मे बी। या उसके अंदर मीडिया प्लेयर आप रिकॉर्ड कर डाउनलोड करें, शायद उसमें चल जाए, फिर ओपन विथ उसके अंदर दूसरे मीडिया प्लेयर्स में मे भी चल जाए। जागृति, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के अंदर, इसी तरह जो है इसके अंदर पाइथन फोर्थ जनरेशन में आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो लैंग्वेजेस हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ये वो सारी चीज़ें फोर्थ जनरेशन के अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, फिर उसके फोर्थ जनरेशन में पाइथन आया, और उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें आई। इसकी इम्प्रूव बाकी तीन जनरेशन से इसकी साइज भी कम हुई, और ये थोड़ा सा इस स्पीड भी बढ़ा, और उसके अंदर फिर इसकी फोर्थ जनरेशन के अंदर इसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो थे वो कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस मीन्स जो वो हम यूज़ करते हैं उसके लिए, गेमिंग के लिए। तो इस तरह वो सारी चीज़ें, स्कैनर जो है वो आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आया। और नेटवर्क जो है, नेटवर्क जो हमारे पास दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ होके हमारे पास वाईफाई के सिग्नल्स आते हैं, या हमारे पास नेट चलते हैं, तो उस हिसाब से ये फोर्थ जनरेशन के अंदर ये एनआईसी का भी कॉन्सेप्ट आया था। सो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और उसके बाद अब मैं, ये क्लास में एंड होने वाली है, तो मैं इसके बाद फिर आता हूँ, और उसके बाद फिर हम एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल काम भी शुरू करें, साथ ही साथ में ये भी चीज़ें सीखेंगे। और एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो भी पढ़ते रहेंगे, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम भी हो और थ्योरेटिकल भी। जी नहीं। सर, जो थर्ड जनरेशन और सॉरी जो सेकंड और फर्स्ट जनरेशन थी उसमें जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज नहीं होती थी, असेंबली और मशीन लैंग्वेज जी होती। जी तो सर जो जी। प्रोग्रामर्स थे वो किस तरह से इनपुट देते थे कंप्यूटर को, मतलब प्रोग्रामर लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन? प्रोग्रामर तब प्रोग्रामर थे कहाँ भाई? प्रोग्रामर तो उसके बाद आए हैं। या जो प्रोग्रामर जो उसके अंदर मशीन लैंग्वेज और ये लैंग्वेज थे ना, ये तो सिर्फ काम करते थे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का, और उसके बाद उनके पास तो इतनी चीज कैपेसिटी भी नहीं थी कि चीज़ों को सेव करते। 4 MB 5 MB फ्लॉपी डिस्क में क्या होता था? तो इतने लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज तो उसके बाद हुए, जब वो ये फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पैदा हुए। इससे पहले तो कुछ भी नहीं था, इससे पहले हार्डवेयर इंजीनियर थे बस जो चीजें बनाते थे। तो सर पहले जमाने की प्रोग्राम यूज नहीं होते थे? नहीं, प्रोग्राम तो ये देखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज तो ये था कि 0 1 0 1 यही समझता था मशीन, हो तो आज भी मशीन यही समझ रहा है। उसके अंदर जो है उन्होंने अगर काम किया हो तो बस, बाकी तो ये सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया, पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट नहीं था ना, ना विंडो था ना मैकिन्टोश था ना ये सारी चीजें। वो एक ब्लैक स्क्रीन था उसके अंदर, बस वो थोड़ा सा, आज भी हम देख रहे हैं कि जो डॉस होता है, इस हिसाब से उनका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके अंदर काम करते थे वो चीज़ें जो है। अब वो बस प्रिंटर भी तब नहीं था, उसके अंदर वो चीज़ें डेटा पंच कार्ड के अंदर वो चीज़ें सेव करके फिर ये रखते थे, इतना काम नहीं होता था। लेकिन एक फिर उसके अंदर एडवांसमेंट आ गई, और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए, उसके अंदर फिर उन्होंने काम करना शुरू किया। अब पहले तो, अब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के अंदर तो भाई कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मुझे नहीं लगता कोई हुआ होगा। सर जी। प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस किसने करवाई थी? मैंने सुना एक लेडी ने करवाई थी। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मैं भी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम किसने पहले इजाद किया। लेकिन ये है कि सी जो लैंग्वेज है, जो फर्स्ट जो है वो सी लैंग्वेज आया था। अब सी लैंग्वेज में भी लोगों ने, अब उसमें कौन था ये मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। बाकी ये आपसे प्रयास बताएंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मे भी हो सकता है कि किसी लेडी ने ये लैंग्वेज में किया है। सर फिर फोरटान और पास्कल कब आए थे? सी के बाद आई थी? सी से पहले आए थे यार, तो टोटल सेकंड जनरेशन में था, सी से पहले आए थे, उसके बाद सी से पहले आए थे, मुझे जितना याद आ रहा है।
HTML सर फर्स्ट जनरेशन में कीबोर्ड होते थे। फर्स्ट जनरेशन में सर फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन में कीबोर्ड नहीं होते थे ना। कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट बाद में आया था, जनरेशन में आते ही आया था। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो लिखे हुए हैं ना, आप इसको पढ़ेंगे फिर तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। तो अभी कौन सी जनरेशन चल रही है, 11? जनरेशन चल रही है फिर। सिक्योर तो है फिफ्थ जनरेशन, आज के दौर में फिफ्थ जनरेशन तो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। ऐसा समझे हैकिंग भी तो इसी के अंदर हो रही है ना, तो उसको सिक्योर करना और उसको अनसिक्योर करना ये हमारे अपनी गलतियों की वजह से होगी, अगर अगर अनसिक्योर हुआ तो। बाकी आज तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, लेकिन उसके अंदर अगर अनसिक्योरिटी आ जाती है, फायरवॉल अच्छे नहीं लगे हुए होते, नेटवर्क के अंदर नहीं लगे हुए होते, तो फिर आज हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बताऊं कि जब इंसान इंटरनेट से जुड़ जाता है तो ऐसा समझिए आप सिक्योर नहीं है। जब तक आप इंटरनेट के बगैर किसी भी सिस्टम में काम करेंगे तो आपका सिस्टम सिक्योर है। जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए ना, तो आपका सिस्टम अनसिक्योर हो सकता है, क्योंकि फिर उसके अंदर आप इंटरनेट यूज करते हुए कि कोई भी लिंक ओपन कर ली जो उसके अंदर हैकिंग की कोई ऐसी चीज लगी हुई हो जो आपके सिस्टम को इंटरप्ट कर सकता है, आपके सिस्टम को हैक कर सकता है, तो उसी के अंदर हमारी अपनी गलतियों की वजह से भी सिस्टम जो है वो हैक हो जाते हैं, अनसिक्योर हो जाते हैं। लेकिन आज के दौर में सिस्टम बहुत ज़्यादा सिक्योर है, फिफ्थ जनरेशन बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सर 80% तो नीड होती है नेटवर्क की, इंटरनेट की। जाहिर सी बात है, आज तो हम इंटरनेट के बगैर तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। जी डेनिस रिची, वेरी गुड सपना, सी लैंग्वेज आया 1972, डेनिस रिची लेके आए थे। जी थैंक यू। और इसने फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस कराया, जबरदस्त राज, एडल लवलेट्स। यस, चलें जी। ये मीटिंग खत्म हो रही है, मैं सेकंड लिंक भेजता हूँ आपको, और उसके अंदर फिर हम आज स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसमें हम थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो थ्योरी थ्योरी है थोड़ा बहुत, वो मैं आपको इंशाल्लाह सेकंड क्लास में बताऊंगा कि उसको मैं ऐसे थोड़ा इंट्रोड्यूस उसको करवा लेता हूँ, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम